गुड मॉर्निंग मित्रों, मरवन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र में पढ़ा था पहले लोकतंत्र की परिभाषा और किन किन शब्दों से बनकर मिलकर बना है। अब दूसरा भाग में पढ़ते हैं अपन लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। ए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, तथा बी, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो बच्चों याद रखना है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। तो अपन पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता स्वयं अपना प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? राज्य के प्रभुत्व शक्ति का संपूर्ण प्रयोग करती है। सीधी जनता डायरेक्ट उसमें अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करती है। हर्नशा का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हर्नशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में यह पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों यानी प्रांतों, कैंटनों किसे बोला जाता है? प्रांतों को में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे या कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए इसमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। प्राचीन काल में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो यूनान नगर और राज्यों में हुआ करती थी, वर्तमान समय में ये स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि ये छोटा है, छोटा राज्य यानी छोटा देश है और जनसंख्या भी इसकी कम। जहाँ जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल में छोटा हो, वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के समय में प्रभावी होता है, अन्यथा संभव नहीं है। अब भी अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी कि जनता है खुद शासन न करके अपने द्वारा जो अपन वोट देते हैं, वोटों के द्वारा जो चुनी जाती है सरकार, यानी कि जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो शासन करता है, परंतु वोट देने की शक्ति किसमें होती है? जनता में निहित होती है। तो जनता क्या होगी? शक्तिशाली होगी। जनता चाहती है जिसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। तो J.S. मिल के अनुसार, J.S. मिल साहब एक महोदय जी है राजनीतिज्ञ, वो क्या बोलते हैं? देखो, J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या
शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल के परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये किसने बोला था? लॉर्ड ब्राइस ने बोला था। अब डाइसी महोदय क्या बोलते हैं? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक है होता है। डाइसी महोदय कहते हैं लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। फिर आगे शिले महोदय बोलते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी कि शासन कार्य में भाग हो। वो बोलते हैं, शिले महोदय कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? शासन में भाग होना चाहिए, यानी शासन में कार्य होना चाहिए। अब्राहम लिंकन, मैंने कल ही बताया था आपको दूसरे वीडियो में कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र या जनतंत्र कहलाता है। ये सबसे फेमस परिभाषा है लोकतंत्र की। ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। कौन थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये लोकतंत्र की परिभाषाएं दी है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन से के पश्चात हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। अब जो आपके सिलेबस में दे रखा है 2021 के बोर्ड परीक्षा में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो अपन लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जनता का शासन। लोकतंत्र में सबसे पहले किसका शासन माना गया है? जनता का शासन। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो क्या होती है? जनता का शासन है। जनता चाहती है जिसको अपने प्रतिनिधि के रूप में शासन पर बैठा सकती है, यानी कि जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ है संपूर्ण जन समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं होता है। संपूर्ण यानी कि पूरा समूह और प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? शासन होता है। वो लोकतंत्र की ये विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? जनता द्वारा निर्मित शासन है। ये कौन चुनते हैं इसको? जनता चुनती है। तो जनता के द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इससे जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का क्या करती है? निर्माण करते हैं। यानी जनता तो उनका जो प्रतिनिधि होते हैं उनका क्या करते हैं? उनको चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो चुनते हैं, चुने गए प्रतिनिधि वो क्या बढ़ाते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र शासन एक साध्य है, साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन का ये क्या है? साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा तथा नंबर 2, सार्वजनिक हित की वृद्धि। ये क्या माना गया है? साध्य माना गया है। तो लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। नंबर 4 विशेषता में आएगा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ये जनता के प्रति जो भी शासन होगा, जो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? जनता के प्रति। तो लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है अथवा सार्वजनिक हित के कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे क्या कर सकती है? बदल सकती है। अगर जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, जनता का जनमत का सम्मान नहीं हो रहा है या सार्वजनिक हित के कार्य नहीं हो रहा है, तो अगले जब भी इलेक्शन होगे या चुनाव होगा तो आप में उसमें क्या कर सकती है? जनता उस शासन को बदल सकती है। पांचवी विशेषता है आपकी लोकतंत्र की, लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र में हमेशा क्या होता है? विकास होता है, विकासशील है। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाएं से गुजरी हैं। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र में ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि के शासन पर ही बल दिया था, वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यांकन स्तर में वृद्धि की है। तो ये क्या था आपके लोकतंत्र की विशेषताएं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कितने रूप है? ये मैंने कल ही बताया था, संसदात्मक शासन और तथा अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली अथवा और द्वितीय का आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर शासनात्मक, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में मिश्रित रूप को अपनाया गया है। तो याद रखना है, अंडरलाइन खींचो इधर, कि आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप हैं। कौन कौन से? संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम आदर्श उदाहरण ब्रिटेन का लिख सकते हो, इधर भारत का भी लिख सकते हो, यानी भारत में भी संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। और द्वितीय आदर्श है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है तो अध्यक्षात्मक प्रणाली है। शासन प्रणाली कौन सी है? अध्यक्षात्मक। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां संसदात्मक शासन प्रणाली भी है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है। तो ये दोनों प्रणालियों का मिश्रित रूप अपनाया गया है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। अब आपको आलोचनात्मक परीक्षण पढ़ना है। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण आपके सिलेबस में दे रखा है, तो अपन पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। परीक्षण का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन आलोचनात्मक है, क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी। एक और बरक जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। बरक ने तो बोला है कि ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र, और लावेल महोदय बोला है कि ये सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ शासन माना गया है लोकतंत्र को। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसमें क्या क्या लोकतंत्र में गुण है और क्या क्या लोकतंत्र में दोष है। गुण दोषों के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? अध्ययन करेंगे। तो पहला लोकतंत्र का गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। इसमें से आपके 4 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहती है हमेशा। तो गुण या दोष में से
1% आने की संभावना है 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के RBSE सिलेबस में। तो पहला आपके गुण है सार्वजनिक हित में वर्दी। इससे क्या होगा? सार्वजनिक हित में क्या होगी? वर्दी, यानी सभी का हित होगा। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में संचालन कौन करता है? जनता के जो चुने जाते जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि वो शासन चलाते हैं। ये वे सार्वजनिक हित में वर्दी करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा गुण है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कैसा माना जाता है? कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। कुछ न कुछ कार्य होता रहता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी कि हमेशा इसमें क्या करते हैं? लोकतंत्र का शासन जनता के प्रति हमेशा क्या रहता है? उत्तरदायी रहता है, और यह शासन कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है, जिससे कि जनता उसे खुश रहे और अच्छा लोकतंत्र चलता रहे। सर जैसे ना हमें ना चुनते हैं वोट देके वो वाला। हाँ, अपन जो जनता द्वारा वोट दिया जाता है, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, और प्रतिनिधि जाके क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, और सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए जो कार्य करती है वो कार्यकुशलता से शासन, यानी कि कार्यकुशल का शासन चलता है। जनता के हितों के लिए हमेशा नए नए और जनता के विकास के लिए वो सरकार कार्य करती है। तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों को त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला क्या बताया है? स्कूल का है, कि लोकतंत्र तो क्या है? नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूल है। ये किसने बताया था? गेटेल महोदय ने बताया था। किसने बताया था? चौथा गुण है अपना नैतिक शिक्षा का साधन। कौन सा है? नैतिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस महोदय के अनुसार, ब्राइस क्या कहते हैं? जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण समस्याओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। नंबर 5, देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र की विशेषता में है कि देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। इससे क्या मिलती है? देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग का
शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल महोदय क्या बोलते हैं? मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल महोदय जी बोलते हैं कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। ये थी 5वीं विशेषता। अब है 6ठी विशेषता, क्रांति की सुरक्षा। कोई देश में क्रांति नहीं हो, इसके लिए ये सुरक्षित होता है। तो क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। यानी कि क्रांति जब होती है जब किसी एक विशेष जाति वर्ग या धर्म में या एक व्यक्ति के पास जिसके पास सरकार या सत्ता होती है, तो जहाँ उसका विरोध होने की संभावना रहती है वहाँ क्रांति होने की संभावना रहती है। परंतु लोकतंत्र में क्या होता है, एक बार उसको सरकार बन गई तो अगले जो चुनाव आएंगे तो उसके आपका काम वो सरकार नहीं करती, आपके हितों में काम नहीं करेगी, तो उस काम को बदले में आप क्या करोगे, उसको मत नहीं दे के दूसरी पार्टी को आप क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो, जिसके कारण क्या है, क्रांति होने की संभावना कम रहती है। 7वां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की क्षमता व समानता की धारणा को स्वीकार करता है। वह यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है।